जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आप ठीक रहें, कुशल रहें, स्वस्थ रहें, इसकी कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। जैसा कि 60-40 काफ़ी दिनों बाद लाइव आए हैं। समय नहीं मिल पाता है, फ़िलहाल ज़िंदगी के बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से, दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ आइडियाज़, कुछ विचार शेयर करने के लिए यही मोबाइल को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि 60-40 की नीति को लेकर राज्य में पुरजोर विरोध, उसके बावजूद राज्य सरकार टस से मस नहीं। आखिर कारण क्या हो सकता है? कारण यह है कि राज्य की मैक्सिमम जनता को राजधानी में क्या घट रहा है, उनके अधिकारों के साथ क्या घट रहा है, उसकी जानकारी नहीं है। उन्हें बस चिंता है कि आज का दिन हमारा कैसे कटे। नौजवानों को चिंता है कि किस प्रकार 1.5 GB डाटा को समाप्त करें। उनसे जो थोड़ा सा आयु में है कि आज किस प्रकार शाम का इंतजाम हो, किसी जोरिया नदी के किनारे किसी पार्क बगीचे में बैठकर किस प्रकार माने स्वादिष्ट व्यंजन के साथ 2-4 पेग मिल जाए। और बाकी लोगों को बस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना फंस चुके हैं कि हमें हमारी आने वाली जो जनरेशन है या फिर हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके बारे में हम लोग समझ और शायद सोच नहीं पाते। और आज 60-40 की नीति को लेकर बहुत सारे सरकार के जो गठबंधन में जितने भी दल हैं उन्होंने बड़ी सलीखे के साथ पॉजिटिव गिनाया, लाभ के बारे में चर्चा किया, सरकार का समर्थन भी किया कि सही है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, 60-40 की नीति झारखंड में आई है, अभी बहाली ली जाएगी, लेकिन जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिली है, कंफर्मेशन है कि जो झारखंड का जो पीजीटी का कोर्स है उसकी तैयारी चल रही है। कहाँ पता है? झारखंड के पीजीटी कोर्स की तैयारी चल रही है इलाहाबाद में, लखनऊ में और दिल्ली में। और झारखंड के, जाहिर सी बात है, जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं बहुत निर्धन परिवार से हैं। अपनी शिक्षा के साथ साथ घर को देखना पड़ता है, साथ ही साथ छोटे मोटे कामकाजों को निपटारा करना पड़ता है, खेती बाड़ी झाड़ी तमाम मुसीबतों को पार लगाकर ये अपनी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और जबकि मज़े की बात है, जैसा कि सूचना मिली है स्रोत के माध्यम से, हमारे कुछ साथियों के माध्यम से, ऑनलाइन आप भी देखे होंगे कि 60-40 की जो नियोजन नीति है इसका लाभ उठाने के लिए किस प्रकार बाहरी लोग छटपटा रहे हैं। दिल्ली में कोर्स लॉन्च हो चुका है। जो पीजीटी की जो सिलेबस है जिसके माध्यम से पीजीटी की बहाली ली जाएगी, वह कोर्स आपका दिल्ली में, लखनऊ और इलाहाबाद 3 जगह सूचना मिली है कि वहाँ लॉन्च हो चुका है। यानी दिल्ली में दिल्ली वाले, लखनऊ में लखनऊ यानी यूपी वाले, और इलाहाबाद भी यूपी में आता ही नहीं, यूपी वाले जमकर तैयारी कर रहे हैं। कहाँ के लिए? झारखंड की सरकारी नौकरी के लिए। अब बताइए, दिल्ली में तैयारी करने वाला स्टूडेंट और रांची में तैयारी करने वाला स्टूडेंट, क्या दोनों में कंपैरिजन हो सकता है? लेकिन राज्य सरकार की दूरदर्शिता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इन्हें लगता है कि इनका परिवार खुशहाल है तो राज्य खुशहाल है। सब माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी सेंटीमेंट करते हैं, तो कम से कम सबसे पहले आदिवासियों की सोची जाए, उसके बाद बाकी जो वर्ग के लोग हैं उनकी भी सोची जाए, क्योंकि राज्य सबका है। लेकिन इनको लगता है कि अगर इनका परिवार खुशहाल है तो सब खुशहाल है। जाहिर सी बात है, सुबह आँख खुलती है तो आदरणीय बसंत बाबू दिखते हैं, विधायक हैं, उनके भाई हैं, छोटे भाई हैं। उनको गुरुजी दिखते हैं तो जाहिर सी बात है गुरुजी सांसद हैं। उनको उनकी भाभी दिखती होंगी तो जाहिर सी बात है वे भी विधायक हैं और खुद मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद उनके और भी जो हैं साला सलहज, कोई जिला अध्यक्ष है, कोयला की लाखों रुपए की कमाई कर रहा है। तो कुल मिलाकर उनका परिवार खुशहाल है, तो उनको लगता है कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी खुशहाल हैं। इसीलिए 60-40 की नीति को लेकर उनमें जरा सी भी विजन का, माने दूरदर्शिता की कोई सोच नहीं झलक रही है। अब बताइए, कोर्स हमारा, परीक्षा होगी हमारे राज्य के लिए, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और तैयारी कर रहे हैं दिल्ली वाले तैयारी कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि दिल्ली में 60-40 का लाभ लेने के लिए जो पीजीटी टीचर की बहाली होगी, जैसा कि चर्चा मिली है, दिल्ली में तैयारी हो चुकी है। दिल्ली में कोचिंग में लॉन्च हो चुका है हमारा कोर्स। अब सोच के देखिए, क्या हमारे छात्र, जो लोग दिल्ली से तैयारी करके आएंगे, जो लोग अन्य राज्यों के टॉप मोस्ट एजुकेशनल सिटी से तैयारी करके आएंगे, तकनीक से लेस आधुनिक
शिक्षा पद्धति से लवरेज होकर उन संस्थाओं से पढ़ाई करके आएंगे और उनका मुकाबला अगर कर पाएंगे झारखंडी छात्र तो हमें क्या आपत्ति है। देखिए 40 भी आपका है। और चूंकि हम बार बार कहते हैं पढ़े लिखे हम लोग भी हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं थोड़ा सा डर करते हैं, उन्हें अपनी करियर की चिंता होती है, घर परिवार की उम्मीदों की चिंता होती है। अतः जाहिर सी बात है उनको यही लगेगा कि भाई भागते भूत की लंगोटी भली, जो मिल रहा है ले लो। लेकिन याद रखिएगा नहीं मिलेगा। जो 40 आप सोच रहे हैं कि आप अपने मेरिट के दम पर उस 40 में आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि उस 40 में रखिए 40 का 95 या 90% सीटों को बेच दिया जाएगा। ये आप अनुमान रख सकते हैं। उदाहरण के लिए जेएसएससी का जो जेई का परीक्षा हुआ था साल भर पहले, आपको याद होगा किस प्रकार उड़ीसा और बिहार के अपराधियों ने, असामाजिक लोगों ने हमारे यहाँ क्वेश्चन पेपर लीक करके उन सीटों को बेचने का कार्य किया था। तो ठीक उसी प्रकार भागते भूत की लंगोटी भली का स्थिति अभी फिलहाल झारखंड में चल रहा है। और इसकी दूरदर्शिता का क्या असर होगा, इसको मैं थोड़ा सा, चूँकि जैसा कि सूचना मिली है कि हमारे वीडियोज़ को माननीय मुख्यमंत्री के आगे पीछे दाएं बाएं रहने वाले लोग बड़ी अच्छे से वॉच करते हैं और उन तक संदेश भी देते हैं। उसका उदाहरण है हाल फिलहाल जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि आईएएस लोग को ट्रांसलेटर की जरूरत है। तो ट्रांसलेटर का बारे में हम लोग शुरू से बोले हैं, हर सभाओं में ट्रांसलेटर के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। अब देखिए इससे क्या नुकसान होगा। इससे क्या होगा कि मान के चलिए 40 जो ओपन है उससे अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आएंगे नहीं, आने के बाद आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि बना लेंगे। उसके बाद फाइनली क्या होगा, वे यहाँ के अस्थायी बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो स्थानीय नीति नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये अस्थायी बन जाएंगे। और जब ये अस्थायी बन जाएंगे तो फिर इनका जो अगला जनरेशन आएगा वो अब 40 में नहीं 60 में फाइट करेगा। अब जिस वर्ग का रहेगा वो अब 60 में फाइट करेगा, यानी 40 में फिर नए लोग शामिल होने आएंगे। उस 40 में नए लोग शामिल होने के लिए आएंगे। और फाइनली क्या होगा ये सभी जानते हैं। धनबाद बोकारो की स्थिति देख सकते हैं, डेमोग्राफी पूरी तरह बदल दी जाएगी, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को बदल दिया जाएगा। बाहरी लोगों को इस प्रकार से यहाँ स्थापित किया जाएगा कि यहाँ के लोगों के पास खेती बाड़ी में, और अभी खेती बाड़ी अब रही कहाँ है, देखिए सारा जमीन कनारी के बाद में तो पानी ठहरता ही नहीं है, होता ही नहीं है, खेती होता कहाँ है अब। यानी अगर हमारे गाँव, चूँकि झारखंड के लोगों का जो एटीट्यूड है, जाहिर सी बात है हर किसी को कुछ ना कुछ एटीट्यूड होना चाहिए, तो हमारा एटीट्यूड है कि जरा कुछ ना है तो हमारा खेतवा है ना। वो खेत भी अब जो सरकारें हैं, जिस प्रकार की पॉलिसियां आ रही हैं, सबसे पहले जीएम लैंड को आपका समाप्त कर दिया है। जीएम लैंड माने क्या, जहर थान, बुढ़ा थान, सरना, मसना, जहाँ मंदिर मस्जिद इत्यादि है, फुटबॉल का मैदान है, क्लब है, वही ना जीएम लैंड था। और जीएम लैंड किसी के बाप का थोड़ी था, रैयत का था, लेकिन उसे लैंड बैंक बनाकर कंपनी को बेच दिया गया है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे लोगों को ये लगता है कि खेती बाड़ी है, बाप का खेत है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। उदाहरण देख सकते हैं, कई विधायक सांसद हजारों हजार एकड़ जो खेत था उसको खरीद चुके हैं, वहाँ कोई स्कूल, कोई कॉलेज बना चुका है। रीजन कि वहाँ अगर पानी चला जाएगा तो किसान खेती करेगा, किसान खेती करेगा तो समृद्ध होगा। इसीलिए नेताओं ने क्या किया, 400-500 रुपए प्रति डिसमिल उस जमीन को ही खरीद लिया। तो इसलिए आज मेरा मानना है इस 60-40 से माननीय मुख्यमंत्री अपनी दूरदर्शिता की सोच को दिखाएं, और जिससे कि जो नुकसान हो रहा है इस राज्य को, उस राज्य को नुकसान होने से बचाएं। बाकी बाहरियों का क्या है, उनको तो भाई जलन होगा ही। देखो विशाल कुमार को जलन होना शुरू हो गया है, उसको नहीं ना समझ में आएगा किस प्रकार हम लोग का बाप दादा यहाँ कट के जेल जाके बर्बाद होके राज लिया है। वो तो डोका फाड़ के दांत खिस के तैयारी में है हमारी नौकरियों को, हमारे अधिकारों को हड़पने के लिए। ठीक है विशाल बाबू, स्वागत है, आइए लूटिए लूटिए, झारखंड जैसा राज्य थोड़ी मिलेगा, मजे से लूट लीजिए। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ की डेमोग्राफी, हर चीज को बदला जाएगा। आपका परीक्षा होगा हमारा यहाँ, परीक्षा हमारा यहाँ, और दिल्ली में, इलाहाबाद में, पटना में तैयारी होगी उस कोर्स की। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो ओपन टू 40 आप देख रहे हैं 40 में, उसमें आपका क्या स्थिति होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि राज्य के प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक युवा को आने वाले अपने भविष्य का चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। यदि हम आवश्यकता नहीं रखते हैं तो मेरा मानना है धनबाद की जो स्थिति हुई, जो स्थिति बोकारो की हुई, वह स्थिति बाकी जो अभी गांव बचे हैं उनकी भी संभावना हो सकती है। और माननीय मुख्यमंत्री को, महोदय को शायद यही लगता है, एक बात याद रखिए, आदिवासी अगर सुरक्षित है
तो उसका आवरण मूलवासी है, और मूलवासी यदि सुरक्षित है तो उसका आवरण आदिवासी है। अगर इनमें से किसी एक को भी क्षति हुई तो नुकसान दोनों को होगा। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री, यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं आदिवासी सेफ है, यदि आपको लगता है कि जो उनका रिजर्वेशन का कोटा है उसके माध्यम से सेफ है, तो आप गलत सोच रहे हैं। अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वह उस कोटे में भी फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से इंटरफेयर कर रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण हाल फिलहाल का 2 एग्ज़ाम है। इसलिए इस बात से यदि आप सोच रहे हैं और इस बात को अगर तर्क लगा रहे हैं कि नहीं हम तो आदिवासी हितैषी हैं और तो उनका 26% का कोटा है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा, तो मेरा मानना है अन्य राज्यों के लोग अन्य राज्यों के हैं, उन्हें कोई वास्ता नहीं है, वो कब इंटरफेयर करेंगे इसकी आपको भनक तक नहीं लगेगी। इसलिए इस गुमान में ना रहें कि नहीं यहाँ नुकसान आदिवासी को नहीं होगा क्योंकि उनके पास रिजर्व का कोटा है। अरे भाई रिजर्व से क्यों, अगर उनमें काबिलियत है तो 40 में भी आते हैं। और दूसरा बात, आप ये ना सोचें कि इससे नुकसान ओबीसी को होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप अपने भाषणों में ओबीसी विरोधी अपने आप को जता ही देते हैं कि हमको सिर्फ सबके वोटों की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अगर आप इस तरह की मानसिकता के कारण अगर सोच रहे हैं कि 40% से आपके लोगों को नुकसान नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये झारखंड है और जो आदिवासी, हालांकि ये झारखंडी शब्द हुआ करता था, लेकिन ना जाने किन लोगों ने आदिवासी मूलवासी बनाया, तो फिर भी उसी 2 शब्दों को डिफाइन करते हैं कि अगर आदिवासी अगर सुरक्षित है तो उसके लिए कहीं ना कहीं मूलवासी उसका आवरण है, कवच है, और यदि मूलवासी सुरक्षित है तो आदिवासी उसका कवच है। यानी दोनों मिलकर ही राज्य पूरक बनता है और राज्य पूरा होता है। अतः आप अगर इस तरह सोच रहे हैं कि 40% में नुकसान नहीं होगा, तो मेरा मानना है बहुत भूल कर रहे हैं। और उदाहरण है, इससे पहले 2016 में 17-18 में जो भी बहालियाँ आई हैं, खासकर शिक्षक की जो बहाली आई थी, उसमें आपका 75% ओपन टू ऑल का जो कैटेगरी था, उसमें अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आए थे, 75%। जो सहायक अभियंता का बहाली आपका 15 नवंबर 2022 को क्लियर हुआ, उसमें 93% आपका अन्य राज्यों के अभ्यर्थी वैकेंसी में क्लियर हुए। तो इसलिए मेरा मानना है आप कम से कम इस बात को लेकर सचेत हो जाइए कि राज्य को क्या नुकसान होगा। दूसरा बात, दिल्ली में क्यों तैयारी होगी भाई, हमारे राज्य का एग्जाम है, दिल्ली में क्यों चर्चा होगा? यूपीएससी थोड़ी है, यूपीएससी की परीक्षा थोड़ी है, झारखंड लेवल की परीक्षा है। अतः इसकी तैयारी राजधानी में होनी चाहिए थी, रांची में होती, धनबाद में होती, बोकारो में होती, गोड्डा में होती, दुमका में होती, लेकिन तैयारी दिल्ली में हो रही है। क्या संदेश दे रहे हैं? और सबसे बड़ी भूल कि आपने लोकेलिटी को बाहर कर दिया है। लोकेलिटी यानी लोकल भाषा, बैरियर को ही समाप्त कर दिया है। हमारे कुछ साथी राजस्थान गए थे आपका टीचर बहाली में, उन्होंने राजस्थान टीचर बहाली में संविधान का अनुपालन किया और फाइनली क्या किया, शायद कुछ इंटरव्यू में बाकी लोग का छटनी कर दिया। यानी ऐसा नहीं उन्होंने मौका नहीं दिया, लेकिन आप जो कहते हैं अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, आप उसे उन्हें रोकेंगे कैसे? क्योंकि आपके पास तो लोकल लैंग्वेज का बैरियर है नहीं। आप झारखंड की भाषा संस्कृति को लेकर कोई चैप्टर रखे नहीं है, मार्क्स सब देंगे नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? और फाइनली वही डेमोग्राफी बदली जाएगी। जहाँ जहाँ अतिक्रमण हुआ है, जहाँ जहाँ शहर स्थापित हुआ है, वहाँ झारखंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हजारीबाग टाउन, धनबाद टाउन, बोकारो टाउन, जमशेदपुर टाउन, रांची टाउन, झारखंड वहाँ नहीं है। लगता है वो हम झारखंड में नहीं है। वहाँ डेमोग्राफी बदली जा चुकी है, वोटर्स भी बदले जा चुके हैं, भाषा भी बदली जा चुकी है, पर्व त्यौहार जिसे हम संस्कृति कहते हैं, संस्कृति भी बदली जा चुकी है। अब इसी प्रकार धड़ल्ले से इतने भारी संख्या में अन्य राज्यों के लोग आएंगे तो फिर क्या होगी कुछ सालों में डेमोग्राफी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक बात, जैसा कि यदि आपको लगता है कि एक बात याद रखिए, मैंने बार बार कहा कि आदिवासी मूलवासी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही इस राज्य के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके आदिवासी, क्योंकि आप बार बार इसी बात का तर्क देते हैं, दलील देते हैं
कि नहीं भाई हमें बाकी लोग वोट ना करें, सिर्फ आदिवासी और कुछ वर्ग का आप चर्चा करते हैं कि अगर हमें वोट देंगे तो हम जीत जाएंगे, जो कि एक मुख्यमंत्री के पद पर होकर आप शर्मनाक बयान देते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मान के चले जिस दिन जनगणना होगी, क्योंकि अंदरूनी आंकड़े कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक दिन हम लोग बैठे थे, उन्होंने बताया कि 36,000 प्रत्येक साल आंकड़ा है कि 36,000 लोग झारखंड में आकर बस रहे हैं। 36,000 गिनती याद रखिएगा, 36,000 लोग प्रत्येक साल झारखंड में आके बस रहे हैं वो मायने नहीं है। वोटर कार्ड, राशन कार्ड वो विषय नहीं है। वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि सब बना रहे हैं। यानी एक बहुत बड़ी जनसंख्या एक तो आपका नियोजन पॉलिसी से भी आएगी और दूसरा स्थानीय नीति नहीं होने के कारण भी आएगी। CNT SPT एक्ट को मजबूती से अनुपालन नहीं करने के कारण भी अन्य राज्यों के लोग भारी संख्या में आ रहे हैं। अन्य राज्यों के लोग से हमारी कोई बैर नहीं है, वे रोजी रोजगार के लिए आए। जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु, तेलंगाना जाते हैं लेकिन फिर अपने गांव वापस चले जाते हैं, विवाह शादी अपने गांव में करते हैं, घर अपने गांव में बनाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार का नियम रहे हमारे राज्य में भी, पूरे दुनिया के लोग आए। लेकिन यहाँ अगर बस बसाव कर जाएंगे आसानी से, वो भी CNT SPT की ज़मीनों को छीनकर, डोमिसाइल पॉलिसी नहीं होने के कारण और नियोजन नीति नहीं होने के कारण नौकरियाँ भी आके कर लेंगे, तो जब अगली जनगणना होगी तो जाहिर सी बात है उसमें उनकी संख्या थोड़ी अधिक होगी। जब उनकी संख्या थोड़ी अधिक होगी तो असर किस पे पड़ेगा? क्या सिर्फ मूलवासी पे पड़ेगा? आदिवासियों पे भी पड़ेगा और उनके रिजर्व पे भी पड़ेगा। इसीलिए बोल रहे हैं दूरदर्शिता का अभाव है। आप अगर सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, हम भड़का कहाँ रहे हैं भैया? हम लोग तर्क दे रहे हैं। जो चीज़ों को साल भर से हमने देखा, किस प्रकार यहाँ की डेमोग्राफी बदली जा रही है, किस प्रकार झरिया विधानसभा का वोटर को सिंदरी भेजा जा रहा है और बागमारा विधानसभा का वोटर को तोपचांची भेजा जा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? आने वाले 20 साल में पूरी प्लानिंग है कि खासकर जहाँ से पैसा की उगाही होती है वहाँ लोकल विधायक ही न बने। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ से पैसा की उगाही होती है यानी कोयलांचल का क्षेत्र और कुछ हिस्सा हल्का सा आप कह सकते हैं जहाँ कोलियरी बेल्ट है, लेकिन मुख्य रूप से धनबाद, बोकारो, वहाँ पूरी तैयारी है वोटर्स बदलने की, क्योंकि गांव के लोगों को पता ही नहीं कि वोट कहाँ देना है। हमारे लोगों को तो इंतजार रहता है शाम का, चखना दारू मुर्गा मिल जाए, जिंदगी मस्त है। और उनको इंतजार है 5 सालों का, किसी को इंतजार है 10 सालों का कि कैसे बदलेंगे, कैसे अपने वोटर्स को यहाँ स्थापित करेंगे, कैसे यहाँ हमारा दबदबा होगा। उदाहरण दे रहे हैं, एकदम सॉलिड उदाहरण दे रहे हैं, हम बार बार देते हैं। झरिया जानते हैं आप, सबसे पहले सबसे ज़्यादा अगर कहीं अतिक्रमण हुआ है तो झरिया में हुआ है मेरे साथियों। कोयला के कारण सबसे ज़्यादा अतिक्रमण झरिया में हुआ है। अब क्या हुआ? झरिया झारखंड की पहुंच से बाहर हो चुका है। झारखंड की पहुंच माने झारखंड के लोग वहां विधायक नहीं बन पाएंगे। जब उन्होंने देखा कि झरिया में तो अब ये झारखंडी लोग, खतियानी लोग, रैयत लोग, यहाँ का जो मूल लोग है उन लोग तो कुछ नहीं कर पाएगा, नाक पटक, नाक रगड़े, सर पट के यहाँ कुछ नहीं होगा। तब उन्होंने क्या किया? झरिया की लगभग 1 लाख आबादी को अब सिंदरी ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी सिंदरी भेज रहे हैं। वही झरिया की आबादी को माने मकान अलॉटमेंट करते हुए विस्थापित का नाम देकर सिंदरी भेज रहे हैं। 1 लाख पॉपुलेशन, यानी सिंदरी विधानसभा भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो धनबाद की आबादी है वो धीरे धीरे बरवड्डा, राजगंज, कोटालड्डा, तोपचांची आ रही है। आप क्या सोच रहे हैं? 2 वोटर ID वाले हैं वे लोग, 2 वोटर ID वाले हैं। हमारी तरह आपकी तरह डरपोक नहीं है भैया। वे दोनों जगह वोट करेंगे, दोनों जगह मतदान करेंगे। यदि किन्हीं को मजाक लगता है आइएगा 2024 में, बेरमो घुमाएंगे, खासकर बेरमो घुमाएंगे। 2024 में आइएगा, बेरमो घुमाएंगे और कहाँ से वोटर्स आते हैं, कैसे आते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो ये चीज़ें चल रही है, लेकिन ये लोग सो रहे हैं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगली जब जनगणना होगी सबका परसेंटेज आबादी का घटेगा। जब परसेंटेज आबादी का घटेगा तो आरक्षण की सीमा भी घटेगी, हो सकता है आरक्षित सीटों की सीमा भी घटेगी, और हो सकता है ये राज्य में जो अनुसूची 5 है, अनुसूची 5 भी संकट में आएगा। अभी अनुसूची 5 पूरा है कहाँ झारखंड राज्य में? कुछ ही जिलों में है ना, कुछ ही जिलों में अनुसूची 5 का अनुपालन होता है। तो अनुसूची 5 का मतलब क्या? आदिवासियत को एक रक्षा कवच। अरे भाई, जब उस राज्य में, उस जिला में आदिवासियों की संख्या कम हो जाएगी और अन्य लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो फिर क्या फायदा उस अनुसूची 5 का? और क्यों वहां रहेगा अनुसूची 5 ऐसे कंडीशन में? तो इसलिए दूर की सोचिए। अनुसूची 5 को अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो बाहरियों के लिए बैरियर लगाइए। क्यों आएंगे हमारे राज्य में? हम लड़कर, कटकर, बर्बाद होकर, जेल जाकर, मर कर, मार खाकर, मर कर लिए हैं राज्य। क्यों आएंगे भाई?
क्यों आएंगे अन्य राज्यों के लोग? क्यों उनसे हमारा आए, रोजी रोजगार के लिए आए, छोटा मोटा बिजनेस के लिए आए। जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु जाते हैं, जिस प्रकार हमारे लोग तेलंगाना जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, गुजरात जाते हैं, सूरत जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, उस तरह आए? किसने मना किया है भाई? हमारे लोग जिस तरह जाते हैं अन्य राज्यों में, कमाते हैं, खाते हैं, फिर घर में आकर अपना बहन का विवाह करते हैं, घर में आकर कुछ छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं, एक कहीं जमीन का टुकड़ा लेकर कहीं आपका घर बनाते हैं, उसी तर्ज पर आए। और नहीं तो यदि आपको लगता है दूर की नहीं अगर सोच पा रहे हैं तो 20 सालों का इंतजार कीजिए। आप भी अभी जवान हैं, 45 वर्ष के आसपास के हैं, यानी जाहिर सी बात है अभी आपकी उम्र और 45 है, और दुआ करते हैं 100 साल जिए, क्योंकि आपसे हमारी विचारों की लड़ाई है, आपसे नहीं। आप झारखंडी हैं, माननीय मुख्यमंत्री आप झारखंडी हैं, तो आपसे हमारी वैचारिक लड़ाई है। आप अभी और 50 साल जिए, देख कर जाइएगा कि किस प्रकार यहाँ की भौगोलिक स्थिति को बदला जा रहा है। और अगर आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए आरक्षित सीटें, आरक्षण का कोटा, अनुसूची 5 सब पर संकट आएगा, क्योंकि बाहरी आबादी बाहरी है भैया। वो जब संख्या कम रहती है सब ठीक है, संख्या ज़्यादा होती है। राज सिन्हा देख सकते हैं, राज सिन्हा भोली में कांड हुआ, चुपचाप रहा, जबकि भोली रैयत का अपना जमीन था। वहाँ अतिक्रमणकारियों लोग को हल्का सा साइड क्या किया, बोला हम इसका आवाज़ दिल्ली तक लेके जाएंगे। यही देख सकते हैं, एक भी मुद्दा पे लोकल से खड़ा नहीं हो पाता है बाहर का विधायक लोग। इसलिए इस बात की जरा सा ध्यान रखिएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके लिए संदेश रहेगा। और साथ ही साथ मजदूर दिवस, जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि शिक्षक दिवस में शिक्षक का सम्मान होता है, चिल्ड्रन डे में बच्चों को टॉफियाँ खिलाई जाती हैं, मदर डे में केक इत्यादि काट कर माँ का सम्मान किया जाता है, फादर डे में पिताजी का सम्मान किया जाता है, सिस्टर डे में सिस्टर का सम्मान होता है, डॉटर डे में डॉटर का। लेकिन क्या मजदूर दिवस में कभी सुना है कि किसी मंत्री ने, विधायक ने, कलेक्टर ने किसी मजदूर को लाकर उसका चरण धोकर उसे अच्छा कपड़ा पहनाकर अच्छा खिलाया होगा? बस मजदूर दिवस का नाम है मजदूर दिवस, लेकिन छुट्टी मिलती है सरकारी बाबू लोग को। मजदूर तो आज भी ड्यूटी में गया होगा। कार्ल मार्क्स ठीक कहते थे कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास जंजीरों को खोने के अलावा कुछ नहीं बचा है। आज कार्ल मार्क्स का वो कथन सही साबित हो रहा है। मजदूर अगर चाहें तो इस राज्य में, इस देश में बदलाव आ जाएगा। बस उन्हें थोड़ा सा परित्याग की भावना करनी होगी, थोड़ा सा एग्रेसिव होना होगा। एग्रेसिव ये होना होगा कि उन्हें 1 महीना के लिए एकदम सारा काम ठप कर देना है। आसपास के जो भी जंगल मिलता है वहाँ चले जाएं, और जंगल में जो भी मिलता है खाने को खाएं। मजदूर यानी प्रत्येक दिन उसे कुछ ना कुछ पैसे चाहिए जिससे वो खरीद कर खा सके। तो आसपास का जंगल, उसमें जो मिले जंगली फल फ्रूट्स पात जो भी मिले, 1 महीना किस तरह का तकलीफ से काट लेता है, तो हमको लगता है कलेक्टर का बेटा भी आकर बाथरूम साफ करने लगेगा। उसको भी तो आभास होना चाहिए दर्द तकलीफ क्या होता है। अभी एसी पंखा से लोग, एसी और पंखा और कूलर से बाहर नहीं निकल पाता है ना, उस समय मंत्री का बेटा को भी आभास होगा। मजदूर का क्या महत्व है, इसका आभास उनको भी होना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है मजदूर अगर बदलाव, भगत सिंह भी कहते थे कि हमारे असली सैनिक कारखानों में हैं, असली सैनिक खेतों में हैं, खेतों में यानी किसान, और कारखानों में यानी मजदूर। ये हमारे असली सैनिक हैं, यही हमारे असली सैनिक हैं। तो मजदूर इस राज्य के, इस देश के असली सैनिक है। और वास्तव में आज़ादी तभी आएगी जब आज़ादी में मजदूरों का और किसानों का योगदान होगा। लेकिन आज भगत सिंह ने एक चिंता जताई थी कि आज़ादी हम तो अंग्रेज़ों से छीन लेंगे, उठा के पटक के मार के जैसे भी छीन लिए, सपोज दैट, अब छीन ही लिए हैं। लेकिन क्या हुआ आज़ादी? गांव, गरीब, किसान, मजदूर, लाचार, बेबस, उन तक जा पाएगी? आज भी आप आकलन कीजिए, मजदूरों की आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या, बेबसी, लाचारी, कर्ज में डूब रहे हैं किसान, मजदूरों की असमय मौत आपको स्पष्ट कर देगी कि वह आज़ादी जिसकी कल्पना भगत सिंह करते थे, क्या यह आज़ादी गांव तक जाएगी? सही में आज भी वो गांव तक नहीं गई है। इसलिए मजदूर दिवस केवल एक कैलेंडर की तारीख बन के रह गई है। धरातल पर आज भी मजदूरों की स्थिति बद से बदतर है। और ये हम नहीं, चूँकि केंद्र में एक महानायक, हम सब उनको मानते हैं तो हम भी थोड़ा देर बोल देते हैं भाई, महान प्रधानमंत्री बड़े लंबे लंबे बात रखते हैं रोजगार को लेकर, लेकिन धरातल पे कुछ होता नहीं है। तो उन्हीं के दल के एक श्रेष्ठ राजनेता माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था
कि कलकत्ता के फुटपाथों में जो नंगे बदन आंधियाँ सहते हैं, उनसे जाकर पूछो वो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। अगर इस बात को एक आम आदमी बोलेगा कि 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं, तो शायद वो देशद्रोही कहा जाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि कलकत्ता के फुटपाथों में जो नंगे बदन आंधियाँ सहते हैं, उनसे जाकर पूछो वे 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। ये आज़ादी अधूरी है। बिल्कुल, आज भी मजदूरों की दशा, किसानों की दशा। तो इसलिए मजदूर दिवस की सार्थक बधाई तभी होगी जब मजदूरों के चेहरे पर सिकन नहीं, मुस्कान होगी। निराशा, हताशा नहीं, एक हल्की सी, छोटी सी खुशनुमा मुस्कान होगी। लेकिन फिर भी कार्ल मार्क्स का वो कथन कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे लिए जंजीरों को खोने के सिवा और कुछ बचा नहीं है। आज मजदूर अगर बदलाव चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को तपाना होगा, उन्हें गलाना होगा। मेरा मानना 1 महीना के लिए सारा कामकाज एकदम रिजेक्ट करके, एकदम आंदोलन करते हुए जंगलों में चले जाएं और अपना जीवन 1 महीना जंगलों में जो भी आहार मिलता है उससे काटें, और कलेक्टर के बेटे को भी अपना किचन संभालने दीजिए। तब पता चलेगा कि मजदूर का दर्द क्या होता है। लेकिन चूँकि हम लोग सेक्रीफाइस नहीं कर पाते और आसान भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर किसान और मजदूर ही वास्तविक आज़ादी दिला सकते हैं। ये मेरा नहीं, युग नायक भगत सिंह का कथन था। राजेश दा का कमेंट से बिल्कुल 100% सहमत हैं। जब बात नीति नियम से ना बनती है तब मरता क्या नहीं करता, ऐसी परिस्थिति सत्ता के हुक्मरान तैयार करते हैं। ठीक है, बाकी सबको जोहार रहेगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।